नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त और होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। मैं अभी आपके लगातार आपके साथ एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, असुविधा के लिए बहुत बहुत खेद है क्योंकि अभी लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए मैं अपने टेक्नीशियन के साथ शूटिंग नहीं कर पा रहा हूं, जिस वजह से आपके पास वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, जो मैटर है वो खूबसूरत जाए। इसके बाद हम कई पहलू पे आपसे लाइव डिस्कशन करेंगे और हम आपके पास अच्छे मैटर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारी इस मैटर को। और मेरा उद्देश्य है कि खास के मैं ऐसे लोगों को जन सामान्य तक चिकित्सा संबंधी जानकारी और विज्ञान संबंधी जानकारी पहुंचाऊं, और ऐसे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में हैं या जो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल में हैं या और भी जो संबंधित लोग हैं, उन्हें खास जानकारी देने की मैं पहल कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश है, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। और विद्वजनों से आग्रह है कि आप जब देखते हैं तो आप छोटा भाई समझ करके मुझे मोहब्बत बरसाएं और साथ में आप मुझे सुझाव ज़रूर दें कि कहाँ क्या कमी है, नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं जो विसंगतियां हैं उसे दूर कर पाऊं और आपके बीच अहम बातें रख पाऊं। तो दोस्तों, मैं एंडोक्राइनोलॉजी के तहत अभी चर्चा कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित डिसऑर्डर की मैं बातें कर रहा हूँ, अव्यवस्था यानी कि बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसी तहत क्या है कि पिछली बार मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से हाइपर लेवल, हाइपो लेवल, यानी कि ज़्यादा अगर सेक्रेशन हो जाता है तो उसके बारे में चर्चा कर रहा था, और कम सेक्रेशन है उसके बारे में चर्चा कर रहा था। कभी कभार ऐसा होता है कि गड़बड़ी होती है, सिंड्रोम होता है, डिजीज होता है या और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। उसका शरीर में सिम्टम नहीं आता है, अचानक जांच कराए इंसिडेंटली तो पता चलता है। तो ऐसे ही रोग में इसमें है इम्प्टी सेला सिंड्रोम। एक बीमारी है इम्प्टी सेला सिंड्रोम। तो इम्प्टी सेला सिंड्रोम में दोस्तों ये एक ऐसा कंडीशन है जहां की पिट्यूटरी ग्लैंड सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है या चौड़ा हो जाता है, और सेला टर्सिका जो है ना उसको भर देता है। उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच, तो उसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है कि जाकर के ये फील कर देता है, चौड़ा हो गया या श्रिंक कर गया और बाकी को भर दिया। और यहाँ तक कि पिट्यूटरी नॉर्मल भी रहता है ना, इस केस में भी। और ये क्या है ना, ऑफेनली एक्सीडेंटल पाया जाता है जब डायग्नोसिस होता है किसी कारण से। मान लीजिए डायग्नोसिस हो रहा है या ब्रेन का इमेजिंग किया जा रहा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर टोमोग्राफी इमेजिंग कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसी चीज़ें इम्प्टी सेला सिंड्रोम, चूंकि सेला टर्सिका जो भाग है वो भर जाने से, इसलिए इम्प्टी सेला सिंड्रोम कहते हैं, वो आपको मिलता है। यहाँ क्या है कि पिट्यूटरी फंक्शन आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, देयर इज नो साइन एंड सिम्टम। क्योंकि सिंड्रोम में होता क्या है कि बहुत सारी जस्ट कह सकते हैं इसको बीमारियों का गुच्छा या लक्षणों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो ऐसे को क्या होता है कि यहाँ आपको पिट्यूटरी का फंक्शन नॉर्मल रहता है, लेकिन ये गड़बड़ी डायग्नोस्टिक या इंसिडेंटली जब डायग्नोस्टिक आप करते हैं उस समय मिलता है। इसमें क्या हो सकता है, कभी कभार जब लक्षण अगर मिलेगा तो देखिए, कंजेनाइटल वीकनेस ज़्यादातर इसमें डायफ्राम में, जो डायफ्राम है हमारे जो श्वसन एक मांसपेशी है, तो वहाँ क्या होता है, डायफ्राम में जन्मजात आपको गड़बड़ी मिल सकती है, कमजोरी मिल सकती है, या सेकेंडरी इन्फारेक्शन की तरफ, पिट्यूटरी एडिनोमा की तरफ, सेकेंडरी सब्सिक्वेंट उस तरफ जाता है। सर दर्द रह सकता है मरीज को, या आंख की गड़बड़ी जो विजन लॉस है वो हो सकता है, एबनॉर्मलिटी, विसंगतियां और भी, और क्रिप्टोकार्डिज्म। क्रिप्टोकैडिज्म ये होता है कि एक या दो टेस्टिस एस्क्रोटम से गायब मिलेगा, है ना। तो ये गड़बड़ी यानी क्रिप्टोकैडिज्म मिल सकती है। और डोलिकोसेफ्लॉन, है ना, जिसमें कि आपको जो हेड है वह नॉर्मल लेवल से या एक्सपेक्टेशन लेवल से बहुत ज़्यादा लंबा मिलता है, तो ये गड़बड़ी आ सकती है। अर्नोल्ड शियारी टाइप 1 माल क्षमा करेंगे, तो अर्नोल्ड शियारी टाइप 1 माल फॉर्मेशन मिल सकता है। मेनिंजोसिल, जनरली में मेनिंजोसिल मिलता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है बनने के दौरान डिफेक्टिव हो जाता है, तो भाग में या तो जुड़ नहीं पाता है या अलग रहता है, ये चीज़ है।
दूसरा है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, जिसमें क्या होता है कि जन्म के समय देखेंगे कि हृदय के बीच में, कपाट के बीच में छिद्र रहता है। तो वो क्या है ना कि क्लोज कहते हैं कि उसको फेल टू क्लोज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जनरली वो स्वतः भर जाता है, और जिस कारण जो अशुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त दोनों का बाइफर्केशन होता है, दोनों अलग तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है कि वो बीच वाला छिद्र नहीं भर पाता है। तो लेफ्ट हार्ट का क्या होता है कि फ्लो बैक होने लगता है। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसस इस समय मिलता है। दूसरा है मस्कुलर हाइपोटोनिया, यानी कि मसल टोन कम मिलेगा, जिसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। प्लेटिबेसिया भी मिल सकता है। ये स्पाइनल डिजीज है जो कि मालफॉर्म्ड रिलेशनशिप जनरली बिटवीन ऑसिपिटल बोन एंड सर्वाइकल स्पाइन के बीच है ना, मालफॉर्मेशन मिलता है। तो ये एक कारण है आपको प्लेटिबेसिया, ये सब चीजें मिलने के आसार होते हैं। इसका कारण देखिए, कारण इसका जनरली तो जांच के समय ही आता है तो हमको पता चलता है, लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, डायग्नोसिस तो जांच के समय ही अचानक पता चलता है, लेकिन कॉज जो है, इसका जो खास कारण है, क्योंकि एम्प्टी सेलर सिंड्रोम होगा तो क्यों होगा, ये सारे लक्षण क्यों मिलेंगे। तो इसका दो कारण है। प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी कॉज प्राथमिक है कि कंजेनाइटल जन्म से ही डिफेक्ट रह गया है ना, अगर किसी कारण, तो वो एक कारण होता है। दूसरा क्या, सेकेंडरी कॉज है कि कभी ट्यूमर आ गया या ग्लैंड का सर्जरी कर रहे हैं तो उस दौरान ट्यूमर, यानी कि जो जनरली मैं बताया था कि मोस्टली जो टाइप है वह एडिनोमा जो है, बिनाइन ट्यूमर है या ट्यूमर ऑफ द ब्रेन है, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा 75% में एडियोपैथिक, बिना कारण के रहता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या कारण है, नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। इसका हम जांच कराते हैं, जब डायग्नोसिस कराएंगे तो उस समय जनरली सीटी और एमआरआई के तहत, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के तहत ही पता चल पाता है, क्योंकि जनरली पिट्यूटरी फंक्शन नॉर्मल होता है। समटाइम्स साइन सिम्टम नहीं भी आता है, बहुत में आता भी है, तो जांच के समय ही पता चल पाता है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कराएंगे या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, उस समय पता चलता है। दूसरा क्या है, अब इलाज इसके लिए करना होगा मुझे। तो इलाज करने के लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि चूंकि सबसे बड़ा है कि मेजर कोई कॉज नहीं है हमारे पास, तो अगर मान लीजिए कि हाँ ट्यूमर एक कारण है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। कुछ केसेस में, सम केसेस में सर्जरी की जरूरत होती है, नहीं तो सिम्टोमेटिक लक्षणिक चिकित्सा करते हैं या सपोर्टिव सहायता चिकित्सा करते हैं। सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, या कुछ केसेस में ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम के बारे में छोटी सी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि पसंद आया। अगर पसंद आता है मेरे ये, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर हाल में इसे शेयर करें, अपना प्यार दें जिस कदर प्यार दे रहे हैं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। जिन्हें दिक्कत होती किसी प्रकार की, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं कि हाँ सारे कुछ मैं दे दिया, विश्व स्तरीय सारी जानकारी मुझ में है, ब्रह्मांड स्तरीय सारी जानकारी है। मैं भी बहुत जगह शोध करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बहुत कुछ यादें हैं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए बताने के लिए उत्सुक रहता हूँ, तो बहुत सारा अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ, तो उससे जानकारी देता हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है, और जो विद्वजन हैं उनसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ कमी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के, ऐसे भी सामान्य जन जो देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, अप्रिशिएशन होगा। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा कला, संगीत और विज्ञान तीनों का समावेश रखूं, और कला के बारे में, संगीत के बारे में और विज्ञान के बारे में मैं सारी जानकारियां आप लोगों को विधिवत तरीके से लेकर के आऊं। बाद में मैं लेकर के और भी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं आप लोग को लेकर के आऊं। तो आप प्यार बनाए रखें। कमेंट में आप जब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते हैं, आलोचना करते हैं, सकारात्मक आलोचना करते हैं, छोटा भाई समझ करके अगर आप गाइड करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और ज़्यादा करूंगा। और एम्प्टी सेलर सिंड्रोम के बारे में बहुत सारी क्वेरी थी कि थोड़ी सी कम समय में आप चर्चा रखें, तो मैंने कोशिश किया है कि ये बीमारी एक्सीडेंटली पाया जाता है, जब जांच करते हैं तो वैसा नहीं मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो, और मैं दीजिए अलविदा अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। नमस्कार।